पानी हम सबकी बेसिक नीड है। इसके बिना ना हम जिंदे रह सकते हैं, ना जानवर और ना ही पेड़ पौधे। आज हम पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है क्लास 10th का लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्स। हमारी अर्थ पर 70% पानी और 30% लैंड है। 97.5% पानी तो ओशन में है और जो नमकीन है और यूज़लेस है, और 2.5% फ्रेश वाटर है जो यूज़फुल है। और इस 2.5% फ्रेश वाटर का 70% तो आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, और बचा हुआ 30% पानी नदियों में, तालाबों में और ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। हमारी अर्थ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। वाटर स्कैर्सिटी, जब पानी की डिमांड तो ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो इसे ही वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी, इसे हम दो एस्पेक्ट से देखेंगे, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नंबर फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नंबर फर्स्ट, ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही पानी की ज़रूरत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पानी को रोज़ के कामों में तो यूज़ करेंगे ही, बल्कि खाने की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फूड क्रॉप्स भी ज़्यादा ग्रो करनी पड़ेगी और जिसमें पानी की ज़रूरत होती है। नंबर सेकंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से फार्मर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें। इन क्रॉप्स में पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फार्मर्स ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है। नंबर थर्ड, वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। इंडिया का एग्रीकल्चर बारिश पर यानी कि मानसून पर बेस्ड होता है, और मानसून अनसर्टेन है और अनइवन है। कहीं बारिश कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है। जैसे थार डेजर्ट में 20 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। नंबर 4, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई गई, जिसमें पानी का बहुत यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी पानी से बनती है। और जब ये इंडस्ट्री सिटीज़ में सेटअप हुई तो बहुत सारे गाँव के लोग सिटीज़ में आकर बस गए, और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण पहले वाटर लेवल कम हुआ और फिर वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम हुई। नंबर सेकंड, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। पोल्यूशन। अर्थ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है, पर हम नदियों और तालाबों को बहुत बुरी तरह से गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल देते हैं, जिसके कारण वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम होती है। वेज टू सेव वाटर। नंबर फर्स्ट, पानी के पाइप को लीक ना होने दें और टाइम पर रिपेयर कराएं। नंबर सेकंड, नहाने के टाइम शावर का यूज़ ना करें, बल्कि उसकी जगह बाल्टी का यूज़ करें। नंबर थर्ड, सेविंग और ब्रशिंग के टाइम टंकी को बंद कर दें। नंबर 4, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करें। नंबर 5, कार और बाइक को धोने के लिए बकेट का यूज़ करें। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर कर हम पानी को सेव कर सकते हैं। पानी को सेव करने के लिए एंशियंट टाइम में 2 मेथड यूज़ किए जाते थे, और वे हैं डैम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये आज भी यूज़ किए जाते हैं। डैम, नदी के बहते हुए पानी को रोकने के लिए जो बैरियर बनाया जाता है उसे डैम कहते हैं। डैम से एक ही टाइम में बहुत सारे पर्पस पूरे किए जाते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, क्योंकि डैम की हेल्प से एग्रीकल्चर अच्छी होती है, जिससे विलेज इकोनॉमी बढ़ती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिससे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैम। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। डैम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की बैकबोन है। नंबर सेकंड, फ्लड कंट्रोल। ये प्रोजेक्ट फ्लड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वाटर डैम में स्टोर कर लिया जाता है और फ्लड से होने वाले नुकसान से हम बच जाते हैं। नंबर थर्ड, सॉइल कंजर्वेशन। डैम से रिवर की स्पीड कम हो जाती है और सॉइल बह नहीं पाती, इस तरह सॉइल कंजर्व हो जाती है। नंबर 4, इरिगेशन। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर जब गर्मियों में क्रॉप्स के लिए पानी नहीं मिलता तो डैम से निकली हुई कैनल की हेल्प से ही एग्रीकल्चर हो पाती है।
नंबर 5, एफॉरेस्टेशन। डैम के आसपास पेड़ लगा दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से वाइल्ड लाइफ और नेचुरल इकोसिस्टम को बचाया जा सके। नंबर 6, वाटर नेविगेशन। डैम से जुड़ी हुई नदियाँ और कैनल में बोट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल है और ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता पड़ता है। नंबर 7, फिशरीज। डैम की हेल्प से फिश फार्म भी खोले जाते हैं और फिश प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नंबर 8, टूरिस्ट सेंटर्स। डैम टूरिस्ट सेंटर भी बन गए हैं और लोग इन्हें देखने भी आते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। नंबर 1, हाई कॉस्ट। डैम्स को बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। नंबर 2, बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। डैम्स को बनाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ उन लोगों को भी वहाँ से हटाया जाता है जो उस जगह रह रहे होते हैं और जिसके कारण बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन। नंबर 3, बैड या एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब नदियों में फ्लड आती है तो वह अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को बहाकर लाती है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन डैम्स फ्लड को कंट्रोल करते हैं जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ नहीं पाती। नंबर 4, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। डैम का पानी रुका हुआ होता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है जो फिश के सर्वाइव के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। कुछ फिशेस को बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डैम में उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है और डैम के पानी में फिशेस की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और इस तरह से फिश कम होने से एक्वेटिक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 5, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। इंडिया में कुछ नदियों में केवल कुछ महीने के लिए ही पानी आता है, तो वहाँ डैम बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 6, डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। आए दिन डैम के पानी को लेकर स्टेट्स में झगड़ा ही होता रहता है। नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जिस जगह पर डैम बनाए जाते हैं वहाँ के लोगों को अपने घर और ज़मीन छोड़नी पड़ती है और वे बेघर हो जाते हैं। नंबर 8, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जहाँ डैम बने हुए हैं वहाँ के फार्मर्स ने अपने क्रॉप पैटर्न चेंज कर लिए हैं। वे ऐसी क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं जिनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा पानी से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। ये देखा गया है कि डैम से बेनिफिट तो कम और लॉस ज़्यादा होते हैं। जैसे हैवी रेनफॉल के टाइम डैम से पानी छोड़ दिया जाता है जिससे बहुत सारे स्टेट्स में फ्लड तक आ जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को स्टोर करना और फिर बाद में यूज़ कर लेना। यह मेथड सस्ता और इको फ्रेंडली होता है। डिफरेंट एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड फॉलो किए जाते हैं। जैसे पहाड़ी एरियाज़ में गुल्स और कुल्स की हेल्प से एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें पहाड़ों की टॉप पर एक बड़ा सा गड्ढा बना लिया जाता है और जिसमें बारिश का पानी भर जाता है और बाद में उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लिया जाता है। और राजस्थान जैसे एरियाज़ में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक जो ड्रिंकिंग के लिए होती है वो यूज़ की जाती है। और खादिन्स और जोहार्ड्स ये जैसलमेर राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं। इसमें जब खेतों में क्रॉप्स नहीं होती या फिर बारिश के टाइम में खेतों की बाउंड्री को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं और इस तरीके से पानी खेत से बाहर नहीं जा पाता और उस पानी को मिट्टी अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और मिट्टी में मॉइस्चर आ जाता है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मेथड लगभग 200 साल पुराना है और जो मेघालय में यूज़ किया जाता है। इसमें बैम्बू को वाटर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और अपने खेतों तक ले जाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। और बंगाल में तो बाढ़ वाले एरियाज़ में नहर बना लेते हैं और जहां एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है वहां तक पहुंचा देते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस मेथड में बारिश के टाइम छत का पानी पाइप के थ्रू ज़मीन के अंदर पहुंचा दिया जाता है और वाटर लेवल इससे अच्छा हो जाता है और इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। टंकाज और टैंक का मेथड राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और फलोदा के एरिया में यूज़ किया जाता है। इसमें बारिश के टाइम छत का पानी पीवीसी पाइप के थ्रू एक सीमेंट से बने हुए अंडरग्राउंड टैंक में पहुंचा दिया जाता है और फिर ये स्टोर हुआ पानी फिर बाद में यूज़ कर लिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 1, राजस्थान के एरियाज़ में थोड़ा नमकीन पानी है
लेकिन टैंकर्स की हेल्प से लोगों को पोलार पानी यानी कि मीठा पानी मिल जाता है, जो पीने में अच्छा लगता है। नंबर 2, राजस्थान के लगभग सभी घरों में टंका सिस्टम है और उसी के कारण घरों में ठंडक बनी रहती है। लेकिन जब से राजस्थान में नहर की फैसिलिटी मिली है, तब से लोगों में टंकास बनवाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। गेंदाथुर मॉडल। कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है गेंदाथुर। यहाँ लगभग 200 घरों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज़ किया गया है। यहाँ हर साल 1000 मिलीमीटर बारिश होती है और उस पानी का 80% पानी कलेक्ट कर लिया जाता है और इस तरह से हर घर 50,000 लीटर पानी एक साल में यूज़ कर पाता है। तमिलनाडु इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहां रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी है और यदि लोग उसे नहीं लगवाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें पनिश भी कर सकती है। अगर आपने अभी तक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नहीं पढ़ा है तो यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।